नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। प्रश्न ऑप्शन दिए इसमें खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना कोई भी उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, कच्चा कच्च का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, माता पिता का कार्य, कच्चा कच्च का नियंत्रण परिवेश या फिर कच्चा कच्च का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कच्चा कच्च का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार? व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, या परिवेश को परिवार के अनुसार, या बच्चे को परिवेश के अनुसार, या बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें जो व्यवस्था को अपने बच्चे के अनुसार बदलना है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चे का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, बच्चों के लिए हस्तपरिक गतिविधियाँ। तो इसमें जो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य वाली अवस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक क्या है? अधिक है क्या है? सामाजिक व अहम केंद्रित। अगला है, जीववाद समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रित व समाजीकृत। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है मध्य वाली अवस्था में भाषा। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिए आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित या फिर अनुकूलन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आत्मसातकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश डैश अवस्था में है। ऑप्शन दिए हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको बताना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसमें जो बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच का होता है वो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विकास डैश 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 से की ओर बढ़ता है। तो विकास किस ओर बढ़ता है? तो ऑप्शन दिए इसमें, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन वो हो जाएगा डी, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि। तो शैशव काल की जो अवधि क्या है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या फिर जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है शैशव काल की अवधि। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश 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 का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन दिए इसमें, लेखन अक्षमता का, गणितीय क्षमता का, गतिक समन्वय क्षमता अक्षमता का, या फिर पठन अक्षमता का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बच्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारण होता है वो कौन सा है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो परिवार समाजीकरण का प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके डैश 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 में भिन्नता के कारण है। किसके भिन्नता के कारण है? तो इसके में जो ऑप्शन दिए हैं वो है अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तकता स्तर या फिर मूल्यों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अधिगम शैली के कारण है। उनमें ये अंतर किसके कारण है? अधिगम शैली के कारण उनके। अगला प्रश्न है,
कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो उसका जो है ऑप्शन दिए हैं, पहला दंड, आवश्यकता तथा इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक उपेक्षा और अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अंतर्निहित संभावित दंड। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार निर्णय लेते समय जो व्यक्ति के किस तरफ प्रवृत्त होगा, अंतर्निहित दंड के तरफ प्रवृत्त होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। तो ऑप्शन डी, उच्च आत्मिक क्षमता होती है, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, निम्न औसतीय नहीं होती उनकी, तो उच्च स्तर की होती है मानसिक क्रियाएं। तो ऑप्शन बी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यानी कि शिक्षक जो है छोटे बच्चों की गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चों को अशुभचिंतक है नहीं, उसमें ज्ञान की कमी है नहीं, वह कुंठित है नहीं, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा, संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। विद्यार्थी जो है समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए इसमें, वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या फिर अधिगम अंतरण का। तो इसमें ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, किसका उदाहरण है? अधिगम अंतरण का। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब खोली गई? तो भारत में हमें बताना है मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला कब खोली गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। भारत में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी वो 1916 ईस्वी में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, व्यवहार के विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहार के विज्ञान का जनक माना जाता है, इसमें ऑप्शन दिए थार्डाइक को, वॉटसन को, कॉलर को या फिर पावलव को। तो व्यवहार के विज्ञान का जनक माना जाता है जेबी वॉटसन को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, ये भी कह सकते हैं हम इसे। तो मनोविज्ञान की इसमें ऑप्शन दिए हैं, अधिगम की शर्तें, मनोविज्ञान की अवधारणा, साइकोलॉजिया, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है वो है साइकोलॉजिया, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और साइकोलॉजिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रूडोल्फ गोइकल। रूडोल्फ गोइकल है इसके लेखक। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई? पहले प्रश्न में था भारत में कब खोली गई, अब इसमें हमें बताना है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई। ये भारत की बात नहीं हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए इनमें से बी ऑप्शन जो हमारा 1879 यानी कि जर्मनी में खोली गई थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, और इसे खोला था विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं, इसमें ऑप्शन दिए पॉम्पोलॉजी, थार्नडाइक, गोइकल या फिर विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं विलियम वुंट। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो किसे माना जाता है वही ऑप्शन है, पॉम्पोलॉजी है, थार्नडाइक है, डेकार्टे है या फिर विलियम वुंट। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विलियम वुंट को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान को मानव मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मानव मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है पॉम्पोलॉजी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइकोलॉजिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रूडोल्फ गोइकल। अभी मैंने ऊपर बात की थी इसी पर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रूडोल्फ गोइकल जो साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है किसने माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले हैं गैरिट, ऑप्शन दिया है इसमें गैरिट, पॉम्पोलॉजी है, अरस्तु है, प्लेटो है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो मानने वाले हैं वो हैं अरस्तु। इसका ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, इसमें ऑप्शन दिए हैं विलियम जेम्स को, पॉम्पोलॉजी को, अरस्तु को या फिर प्लेटो को। तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एक बच्ची कहती है
धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की डैश 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि बच्ची कह रही है कि धूप में ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वह डैश 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 किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो इसमें ऑप्शन दिए प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्यकरण या फिर विपर्य चिंतन। तो इसमें जो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो वो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन सी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश 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 भिन्न होता है। किसमें भिन्न होता है? तो इसके ऑप्शन है मात्रा या प्रकार। ऑप्शन ए में दिए मात्रा और प्रकार में भिन्न होता है, आकार और मूर्तपरकता में भिन्न होता है, या प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, या फिर आकार और किस्म में भिन्न होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार व मात्रा में भिन्न होता है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? ऑप्शन दिए हैं, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं बच्चे, परिपक्व हो जाते हैं तब सीखते हैं, या फिर अनुकरण से सीखते हैं, या फिर वयस्कों और समवयस्कों होगा, यहाँ पर सम लिख लेना दोस्तों, समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, या फिर संवेगात्मक विकास के चरण, या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो प्रस्तुत किए हैं वे नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है क्या है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है वो क्या है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल डैश 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 है। तो कम महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अति संवेदनशील काल है। अगला प्रश्न है, बाह्य आवाज के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, या फिर मानकीय दृष्टिकोण, या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में, या ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, या समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे अहम पॉइंट है जो वो है समस्या। समस्या होती है तभी हम चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने प्रतिपादित किया है? विनय ने, रीड ने, टर्मन ने, या फिर कैटल ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित करने वाले हैं टर्मन। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो वो होता है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, या आक्रामकता। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा उपलब्धि प्रेरक जो अधिक प्रबल होता है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो इसमें से हमें बताना जो ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से पिछड़ेपन का क्या कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, या फिर स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का जो कारण है वो जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो पिछड़ेपन के कारण के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण किसने दिया था बताना है इसमें। ये तो ऑप्शन दिए इसमें मन ने, सेल्डन ने, और तीसरा हिप्पोक्रेट्स ने, कैटल ने। तो व्यक्तित्व का जो पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किया था हिप्पोक्रेट्स ने। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, या फिर थर्स्टन ने।
तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारण का सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए, समस्या समाधान विधि, या फिर रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की डैश 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए, तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, या फिर डिसलेक्सिया होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया। दोस्तों इसे पठन विकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन विकार। ये भी आप याद रखना। तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यानी कि डिसलेक्सिया हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि में साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। किन बालकों को रखा जाता है? जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है, या फिर 70 से ऊपर होती है, या 80 और 100 के बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन बालकों को क्या साधारणतया क्या मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, 70 से कम वाले बालकों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन सी बच्चों में होती है? यहाँ डैश 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 है। किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो पिछड़े बालकों को नहीं हो सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की, हाँ जी, प्रतिभाशाली बालकों में जो अमूर्त प्रत्यय होते हैं उनको ग्रहण करने की योग्यता होती है। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं जैसे पिछड़ेपन में, उनमें नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली है, ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए इनमें से मूल्यांकन का कौन सा एक प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, या सीसीई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, मानक जो है मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या क्या नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप में जो महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान तो होगा ही, शिक्षण विधियों में क्षमता होनी चाहिए। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक है, ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो गुण होता है वो है धैर्य और लगन, यानी कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे जो छोटे होते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए धैर्य और लगन की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा किस अवस्था में जो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पहला दिया संवेदी प्रेरक चरण, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो पियाजे के क्रम से हैं। पहली ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है, और चौथी अवस्था ये है। इस संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने। तो इसमें पूछा है वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? तो वो करता है ऑप्शन ए में, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में जब बच्चा होता है तो वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अब बच्चा सीख रहा है, उस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो क्या भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, और नियंत्रणकर्ता की। तो देखिए, बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें अनुदेशन तो मिलता ही है, प्रशिक्षक की भूमिका और नियंत्रणकर्ता की नहीं।
तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा सुगमकर्ता की। हर तरह से सुगम होना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चा निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को कर सके और ज्ञान, नॉलेजेबल ज्ञान मिले उसे और सब कुछ सीख सके, ताकि वो टीचर से भी कांटेक्ट बना के रखे कि हाँ डरे नहीं उससे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए सूक्ष्म गतिक पूछ रहा है। सूक्ष्म गतिक का देखो, चढ़ना भी है, फुदकना भी है, दौड़ना भी दिया है इसमें, लेकिन सबसे सूक्ष्म गतिक उदाहरण है जो वो है लिखना। छोटा छोटा काम होता है तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है ये लिखना। अगला प्रश्न है एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। तो इसमें देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे बुद्धि लब्धि बराबर होता है M/A/C और गुणा में 100। अब M में क्या होता है, M में होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और C होता है क्रॉनिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु उसकी कितनी है। तो इसमें जो दिया है वो IQ बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो हो जाएगा M कितनी है, M दी है 12 वर्ष, यानी कि मानसिक आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष, और शारीरिक आयु जो कितनी है 10 वर्ष है, और गुणा में 100 करेंगे तो 10 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा ये, 12 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो उसका IQ कितना आएगा 120। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरह से विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अगला है आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों की बारे में बोलकर, या फिर उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्राथमिक स्तर के होते हैं वो सीखते हैं अनुकरण करके, अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वो आदर्श रूप से बर्ताव करके जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ये अगला प्रश्न है कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुनना होगा पहले, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ऑप्शन ए के अनुसार चलेगा कक्षा 1 का बच्चा। अगला है महान व्यक्तित्व परिणाम है किसका। जो महान व्यक्तित्व जो परिणाम है किसका परिणाम है बताओ। केवल आनुवंशिकता का नहीं, लालन पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है, जो महान व्यक्तित्व परिणाम है किसका है, आनुवंशिकता का भी है और वातावरण की अंत्यक्रिया का भी है। केवल न केवल वातावरण का न केवल आनुवंशिकता का, ये दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है महान व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं, व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखिए वो अमूर्त अमूर्त जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा, अमूर्त मतलब होता है जैसे हम कल्पना करते हैं कि हाथी ऐसा होता है वैसा होता है, ये अमूर्त होता है। अमूर्त होता है वो सामने प्रत्यक्ष रूप से चीज़ आ जाती है मेरे कि हाँ ये इस तरह से होता है, हम देख करके बता सकते हैं हाँ ये है। पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या फिर लिख कर सीखते हैं। तो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमें चित्र भी दिखाने पड़ते हैं कि हाँ ये इस तरह से होता है। तो ऑप्शन बी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी कि मूर्त अनुभव से जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश 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 की ओर संकेत करती हैं। तो किस ओर संकेत करती हैं, तो ये ऑप्शन दिए इसमें, वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या फिर सीखने की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वे कैसे सीखते हैं, इस ओर वो संकेत करती है उनकी त्रुटियां। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।